हेलो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के फर्स्ट सेशन में यानी प्रीवियस सेशन में हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में समझा। अब इस सेशन में हम पढ़ेंगे द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। सो वर्क पार्ट 1 यानी मेनली स्टूडेंट्स हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इस सेशन में डिस्कस करेंगे और वर्क डन बाय ये फोर्स को समझेंगे विथ सम एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई पूछे कि हाउ वी कैन डिफाइन वर्क तो किस तरीके से हम डिफाइन करना चाहेंगे। देखो, इफ़ ए फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम ये इमेजिन करें कि मान के चलो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है। मेनली स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक रेड डॉट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस रेड डॉट पर एक फोर्स अप्लाइड है। सपोज करो ये हो गया फोर्स, ठीक है। अब इस फोर्स के लगने की वजह से ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है यानी जिस पर आपने फोर्स लगाया है, तो बच्चों ब्लॉक मान के चलो यहाँ से यहाँ तक आगे स्लाइड हो गया है, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि जहाँ पर हमने फोर्स लगाया था ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी डिस्प्लेस हो चुका है। कैसे हम कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस रेड डॉट का हम इस तरीके से शो कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने फोर्स लगाया था उसका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है। तो इस मामले में हम कहेंगे वर्क इज परफॉर्म बाय द फोर्स। जैसे कई बार आप लोग कहते हो कि सर हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस यानी रिजल्ट नहीं आ पा रहे। मतलब कुछ इस तरीके से है, आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वर्क नहीं हो पा रहा है। ओके, तो बच्चों बेसिकली यही है कंसेप्ट ऑफ वर्क डन। वर्क डन को हम डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली, मेरे ख्याल से आप जानते हो। हमने प्रीवियस सेशन में भी कहा था कि भाई वर्क डन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स को हम लिखते हैं एफ डॉट एस वेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ गया बच्चों। तो देखो, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब इस बात से आप सहमत होंगे कि भाई थीटा यहाँ पर क्या है बताइए, इट इज़ द एंगल बिटवीन, किन दोनों के बीच, एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स के बीच जो डॉट प्रोडक्ट में शामिल है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। तो स्टूडेंट्स देखो, इस वर्क डन को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं भाई फोर्स इनटू, अलग से अगर एस कॉस थीटा को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यानी हम कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पैरेलल, जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि भाई एक वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दूसरा वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स, ओके। या फिर आप इसे ऐसे भी पेश कर सकते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट इनटू एफ कॉस थीटा अगर आप लिखोगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स पैरेलल, यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ गौर करने वाली बात है जो कि बेसिक फीचर है डॉट प्रोडक्ट का, कि भाई डॉट प्रोडक्ट में यानी यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन में तीन चीज़ें शामिल है। कौन कौन बताओ? एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, एक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और एक कॉस थीटा। ये तीन चीज़ें हैं जिनमें से ये कंफर्म है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मॉड्यूलस ये कंफर्म पॉजिटिव है। बट जो नेचर ऑफ द वर्क डन है यानी साइन ऑफ द वर्क डन, वो डिसाइड कौन करता है? वो कॉस थीटा डिसाइड करता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ वर्क डन को हम कहेंगे नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है। नेचर कह सकते हो या साइन कह सकते हो। साइन ऑफ वर्क डन इज डिटरमाइंड बाय और डिसाइडेड बाय whom? बाय कॉस थीटा, ठीक है। कैसे बताइए? मान के चलिए स्टूडेंट्स कि थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री हुआ, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल अगर एक्यूट हो गया मान के चलो, सो आप सभी जानते हो कि एक्यूट एंगल के लिए कॉस थीटा हो जाता है पॉजिटिव, हाँ या ना स्टूडेंट्स? सो इस मामले में वर्क डन शुड बी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब केस कुछ ऐसा है, देखो ये मान के चलो फोर्स है, ऑलराइट, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ एक्यूट एंगल फोर्स के साथ बना रहा है। ये देखो थीटा 90 से छोटा है कि नहीं बताओ। दूसरा मामला जो है कि भाई थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाएगा, आई थिंक इस एंगल को क्या कहते हैं आप सभी जानते हो, हम इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल के मामले में हम सभी जानते हैं कि कॉस थीटा हो जाता है नेगेटिव।
सो देयरफॉर वर्क डन नेगेटिव ही होना चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा डिस्प्लेसमेंट या जितना ही बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो। यहाँ पे केस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखो कि ये मान के चलो राइट वर्ड्स एक फोर्स हमने अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऑब्लिक मैनर में इस तरीके से हुआ है, यानी अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है आप देख पा रहे होंगे 90 से बड़ा हो गया है कि नहीं। तीसरा केस ऑर्थोगोनल कंडीशन, यानी जैसे कि भाई थीटा अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर, सो यहाँ पर 90 डिग्री यानी ऑर्थोगोनल कंडीशन है, तो कॉस थीटा क्या बनेगा बच्चों बताइए, कॉस थीटा बन जाएगा 0, यानी वर्क डन इसमें हो जाता है 0। ठीक है, बाकी वर्क डन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है और कब हो सकता है आप समझते हो। देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन कि जब व्हेन, याद रखिएगा, जब फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट उसी के अलोंग हुआ, यानी जब थीटा 0 डिग्री आप कह सकते हो, उस मामले में हम सभी जानते हैं कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है कितना 1। उसमें वर्क डन हम कह सकते हैं कि सिंपली फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी पॉजिटिव वर्क डन, और इसे हम कह सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वर्क डन, है कि नहीं बच्चों बताइए। जबकि दूसरा पहलू ये सोचिए आप कि भाई अगर मोस्ट नेगेटिव वर्क कब हो सकता है, कि जैसे व्हेन हम कह सकते हैं कि भाई फोर्स जिधर है और डिस्प्लेसमेंट ठीक उसका ऑपोजिट एंटी पैरेलल हुआ है, यानी थीटा आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों 180 डिग्री। सो बात ऑब्वियस है कि कॉस थीटा हो जाएगा कितना बताइए, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस थीटा विल बी -1। तो इस मामले में वर्क डन को हम लिखेंगे सिंपली -fs, और मेरे हिसाब से ये मिनिमम पॉसिबल वर्क डन है कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए। तो बात आ गई समझ में कि कभी भी आप जहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, सपोज करो भाई ये राइट वर्ड्स आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी परफेक्टली अलाइंड यानी उसी डायरेक्शन में हो गया है। यहाँ पे जो ब्लू इंक से मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है बच्चों, मान लीजिए वो है फोर्स का वेक्टर जो कि राइट वर्ड्स है, और रेड इंक से ड्रॉ किया मैंने डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हम वर्क डन को कहेंगे F इंटू एस, ठीक है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि कोई भी बॉडी जब वर्टिकली नीचे आते हो, मतलब किसी पाथ को फॉलो करते हो, ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की ओर आए, यानी जिसका लेवल यानी हाइट फॉल हो, इस मामले में ग्रेविटी हमेशा पॉजिटिव वर्क करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg इंटू जो भी हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है नीचे की ओर h है मान के चलो। ऑन द कंट्रेरी आप जरा ये सोचो कि जब फोर्स बच्चों मान के चलिए हमने राइट को लगाया, ये राइट वर्ड्स फोर्स है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल यानी ऑपोजिट आया। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के विरोधी है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं बताओ, यहाँ पे वर्क डन को हम लिखेंगे -fs, सही है ना। तो ग्रेविटी से हम बताना चाहेंगे इस चीज़ को। पहली बात तो बच्चों आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि इस डेफिनेशन में जो हमने लिखा है कि वर्क डन कैन बी गिवन एज F डॉट एस यानी F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये जो वर्जन है, तो यहाँ पे वर्क डन इज रेफर टू ये एक्सटर्नल वर्क डन है, एक्सटर्नल वर्क डन। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट या बेसिकली फोर्स जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, यानी वो वेरिएबल फोर्स नहीं है, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है। जो बात मैं कह रहा था कि देखो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि व्हेनेवर, जब भी कभी, व्हेन ऑब्जेक्ट डिसेंड्स डाउन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट डिसेंड्स यानी उसका लेवल फॉल होता है, चाहे कोई भी पाथ में हो। सपोज करो बच्चों एक ऑब्जेक्ट इनिशियली इस लेवल पर है और थोड़ी देर बाद यानी फाइनली उसका लेवल यहाँ तक पहुँच गया, चाहे उसका कोई भी पाथ हो। सपोज करो ऑब्जेक्ट एक आर्बिट्री इस तरीके से पाथ फॉलो करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि इस दौरान इस ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला फोर्स है ग्रेविटी फोर्स है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी की। सो ग्रेविटी फोर्स कितनी होनी चाहिए बताइए, और हम सभी को पता है कि भाई नीचे की ओर mg हो सकता है। हाइट जब फॉल हुआ है तो क्यों ना हम डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से शो करें कि भाई इनिशियल लेवल से लेके फाइनल लेवल के बीच देखो काले रंग का सुंदर सा जो वेक्टर है वो है डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट। और मेनली यहाँ पे हम हाइट फॉलन से ही इसको
डिनोट करते हैं। सो वेन एवर ऑब्जेक्ट डिसेंड्स तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई ग्रेविटी, WG लिख रहा हूँ इसलिए इट शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट mgh। वेर एज ऑन द कंट्रेरी आप ये जरा सोचो कि जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव करता हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट एसेंड्स, व्हेन ऑब्जेक्ट एसेंड्स, ओके, ऐसा नहीं कि ग्रेविटी फोर्स, अब ग्रेविटी फोर्स क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा। तो सोचिए जरा कि किसी भी उपाय में, किसी भी तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का जो लेवल है उसको बढ़ा दिया, मतलब कोई और फोर्स इन्वॉल्व है कि नहीं, कोई एक्सटर्नल एजेंसी इन्वॉल्व है, उसने एक आर्बिट्ररी पाथ इस तरीके से फॉलो करके बच्चों उसका लेवल ऊपर ही गया है। ऑलराइट, तो इस दौरान बड़ा सिंपल सा लॉजिक आप सोच के बता सकते हो कि भाई mg फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स कहाँ है। बात ऑब्वियस है कि हमेशा नीचे है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए भाई ग्रेविटी फोर्स तो नीचे आनी चाहिए। और इनिशियल से लेके फाइनल लेवल हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ है, बताइए किधर हुआ है, आई मीन टू से जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है यानी ग्रेविटी फोर्स के लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ है। ठीक है, तो इस मामले में व्हेन एवर ऑब्जेक्ट एसेंड्स यानी ऊपर की ओर जाता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एच, या आप ऐसे भी सोच सकते हो भाई फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h, और जो अभी मैंने आपको बताया था cos 180 डिग्री -1 होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स के बारे में। ओके बच्चों देखो, फोर्स वर्क डन बाई ग्रेविटी तो हमने पढ़ लिया है। अब मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि किस सिचुएशन में, व्हाट इज़ दैट सिचुएशन जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज़ीरो वर्क डन हो सकता है। सो एज ए हेडिंग आप सोच सकते हो कि कंडीशन फॉर ज़ीरो वर्क, कंडीशन फॉर ज़ीरो वर्क डन, कंडीशन फॉर ज़ीरो वर्क कब होगा बच्चों बताइए। वैसे तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय, हम सभी जानते हैं, अभी अभी पढ़ा है हमने, Fs cos थीटा। मेनली यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, समझ गए बात को। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आप ये जरा सोचो कि जब फोर्स ही नहीं है, जब फोर्स ही नहीं है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो किसने वर्क किया, क्या कहोगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया फोर्स ही नहीं है तो वर्क क्या करेगा। और दूसरा क्राइटेरिया है बच्चों, सपोज करो कि भाई जहाँ पर फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वही सिचुएशन है। आप लोग कह रहे हो कि सर हम जोर तो लगा रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई इंक्रूवमेंट नहीं है। तो भाई वही बात है कि भाई फोर्स तो आप लगा रहे हो, जोर तो लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा पा रहे हो। तो यहाँ पे हम कहेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा पाए तो देखो वर्क डन ज़ीरो है। जैसे कि आप बैठे बैठे किसी मान के चलो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट को दीवार पे धक्का लगा रहे हो, है ना, आप जहाँ पे फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट हिल ही नहीं रही है, कहीं दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, क्या होगा, फोर्स ने लगाया लेकिन उस पॉइंट को आपने डिस्प्लेस नहीं कर पाए, यानी उस ऑब्जेक्ट को भी आप डिस्प्लेस नहीं कर पाए, तो ये वर्क डन ज़ीरो का मामला है। और तीसरा कंडीशन है बच्चों, भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है यानी ओरिएंटेशन, हम सभी जानते हैं परपेंडिकुलरिटी दोनों है, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा जीरो, यानी थीटा इज इक्वल्स टू का 90 हो गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हैं बच्चों, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इस मामले में वर्क डन हो जाता है जीरो। ओके, और जो चौथा कंडीशन है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने ये पाया कि किसी किताब में, मान के चलो ये एक फिजिक्स की किताब है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लगाया, यानी उंगली से इसको दबाया और उंगली के पोजीशंस को मैं चेंज करता रहा, लेकिन किताब का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी एक दीवार पे आप ऐसे लकीरें काटते रहो, मतलब आप डिफरेंट पोजीशन में फोर्स लगा रहे हो। तो ये जो मामला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इन केस ऑफ चेंज इन एप्लीकेशन पॉइंट, यानी कह सकते हो कि इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कंटिन्यूसली चेंजेस, सो इसे में हम कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंजेस। तो इसे आप डिस्प्लेसमेंट ना समझें, इसमें आगे पढ़ोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज बच्चों रोलिंग मोशन में
व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स, कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट व्हेन इट रोल्स, तो बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो होता है, लेकिन वर्क डन बाई रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। हम कहेंगे, इस पॉइंट को याद रखना, बाद में काम आएगा। वर्क डन बाई रोलिंग फ्रिक्शन, वर्क डन बाई रोलिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, रोलिंग मोशन में देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑलराइट। लेकिन क्या है, रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, यानी जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के घूमने की वजह से इस तरीके से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कंटिन्यूअसली बदलता है। ठीक है, और एक एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि आप किसी स्टेयर यानी सीढ़ी के सहारे किसी ऊपरी मंजिल में चल रहे हो, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हो, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप तो स्टेप बदल के चलोगे ना बच्चों, तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेयर है यानी सीढ़ी जो है वो आप पर कितना वर्क करता है, तो उसका आंसर होगा जीरो। क्योंकि देखो, आप किसी एक स्टेप में पैर रखोगे वो आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप डिस्प्लेस मतलब कुछ देर बाद आप दूसरा स्टेप आगे मतलब नेक्स्ट स्टेप पे रखोगे, दूसरा अपना जो फीट है नेक्स्ट स्टेप में रखोगे, तो ये जो केस है, ये केस है डिस्क्रीट, यानी अलग अलग मोमेंट पर अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह के मामलों में जीरो वर्क डन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसी के बेसिस पर, बाकी डॉट प्रोडक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज आपको है ही, प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था। चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जो देखो, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है वो क्या है बताओ, पढ़ो क्वेश्चन को। बहुत ही कूल सा एग्जाम्पल है। बताएगा कि ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, दैट्स ग्रेट, इज प्लेस्ड ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये भी बहुत अच्छी बात है। पुल्ड बाई ए कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर एज शोन। मतलब इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया ऐसे टिल्टेड मैनर में, सो दैट क्या हुआ, ये ब्लॉक आगे फिसल गया 4 मीटर। तो हमें पूछा गया कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा। आई थिंक क्वेश्चन बहुत कूल है, क्योंकि देखो इस मामले में क्या हुआ कि हमने एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस में एक ब्लॉक को रखा था और ब्लॉक आगे की ओर फिसल गया, कितना मीटर, 4 मीटर। ओके बच्चों, तो सीधी सी बात है कि इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे शो कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट वर्ड्स कितना बताओ, 4 मीटर। ओके, दिस इज 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट। जबकि हमने फोर्स जो लगाया था वो कांस्टेंट फोर्स है, ये देखो ये कांस्टेंट फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स है, भूलना मत। और जो एंगल या ओरिएंटेशन बताया गया है, दोनों के बीच साफ साफ एंगल नजर आ रहा है, 30 डिग्री है। तो बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि इस मामले में वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, है कि नहीं बच्चों। तो फोर्स है 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 4 इंटू कॉस थीटा है, कॉस 30 हो गया √3/2, सही है ना। तो बताइए कितना होगा, 40 इंटू √3, 40 √3 जूल होगा आंसर। मेरे ख्याल से आप वर्क का यूनिट जानते ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो 40 इंटू √3 है, इन माई ओपिनियन इट इज़ कमिंग अराउंड 69 जूल। ओके, चलिए 40 को 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंड परफॉर्म्स 30 जूल ऑफ वर्क। तो पहले ये पढ़िए कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट। कभी भी यूनिट मतलब 1 होता है ना, ये तो हम सबको पता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम स्किप हो जाता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो गिवन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे कभी किसी क्वेश्चन में यूनिट मास आ जाए तो आप समझ जाओ 1 kg है, ठीक है ना। यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। 50 न्यूटन का फोर्स है, उसने 1 मीटर डिस्प्लेस किया है, लेकिन वर्क परफॉर्म किया 30 जूल। उन्होंने पूछा है कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नियरली इक्वल्स टू। क्वेश्चन बड़ा कूल है बच्चों। देखो हम जानते हैं, अगेन वही बेसिक फॉर्मूला ही काम करेगा हमारे पास। क्या बताओ, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो बड़े आराम से हम लिखेंगे कॉस थीटा निकालना है तो क्या करना है बताओ, वर्क डन डिवाइड बाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बताया गया 30 जूल और नीचे फोर्स है कितना, फोर्स है बच्चों 50 और डिस्प्लेसमेंट 1, सो 3/5 आ गया कॉस थीटा। 3/5 कॉस थीटा हो गया। थीटा को लिखोगे कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो बताइए क्या होना चाहिए, ये एंगल शायद आप जानते हो, दिस इज नियरली इक्वल्स टू 53 डिग्री। 53 डिग्री ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों शायद आप 2 ट्रायंगल्स के बारे में जानते होंगे
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर थ्री पार्ट और 4 पार्ट का रेशियो रखता है ये दोनों, तो हाइपोटेनस अपने आप 5x बन जाता है। तो इस मामले में ये जो एंगल बन जाता है ये 37 डिग्री। ओके, ठीक उसी तरीके से इन दोनों का एक्सचेंज कर दीजिए। मतलब अगर मान के चलो परपेंडिकुलर 4 टाइम्स है, 4:3 में है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए ये है मामला बच्चों। अगर मान के चलो परपेंडिकुलर 4x है और बेस है 3x, तो अपने आप हाइपोटेनस बन जाएगा 5x। इस मामले में ये जो एंगल बैठता है ये है 90 - 37 यानी 53। तो cos 3/5 मतलब ये वाला कंडीशन है कि नहीं बताइए? 3/5 मतलब भाई बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 53 डिग्री इन माय ओपिनियन। सो यहाँ पर 53 डिग्री, इसको आप 53 डिग्री कर लीजिए, ठीक है। साइन 37 अगर होता तो वी कुड हैव सेड कि भाई 37 डिग्री, ये 53 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ L, बहुत अच्छी बात है, एंड मास ऑफ द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट यानी बॉब ऑफ द पेंडुलम स्मॉल m इज इनिशियली एट रेस्ट एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब पेंडुलम का इक्विलिब्रियम पोजीशन आप सभी जानते हो कि भाई पेंडुलम को ऐसे रिलीज कर दोगे तो वर्टिकल होकर रहेगा। एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट सच दैट फाइनली द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल, ठीक है, समझ में आ गया। वर्क डन बाय द फोर्स कैन बी गिवन बाय, चलो ट्राई करते हैं, सिचुएशन को समझते हैं बच्चों। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या था मामला, ये मान के चलिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ से हमने पेंडुलम को लटकाया, और स्टार्टिंग में बच्चों पेंडुलम हम जानते हैं कि भाई स्टार्टिंग में यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये बिल्कुल वर्टिकल रहेगा, दिस विद द सस्पेंडेड मास या बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाया कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिसको मैं शो कर रहा हूँ ब्लैक इंक से, ये देखिए एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगाया। कितना लगाया? गिवन है क्वेश्चन में, F इज द फोर्स। कहाँ तक? फाइनल सिचुएशन क्या है बताया जा रहा है कि फाइनल सिचुएशन ये है कि भाई ये पेंडुलम जो है बच्चा लोग, पेंडुलम ये टिल्ट हो गया, देखो ऐसे, ये ऐसे टिल्ट हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से। कहाँ तक टिल्ट हो गया, यानी फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन थीटा के टर्म्स में बताया गया है, ठीक है। तो फाइनली ये एंगल बन गया थीटा। लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बच्चों, फोर्स बिल्कुल हमेशा ही हॉरिजॉन्टल लगा है कि नहीं? आपको सिर्फ ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ऑल्दो हम सभी जानते हैं कि जो पेंडुलम है ये सर्कुलर पाथ को या कोई भी पाथ को फॉलो करके सपोज करो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ऑलराइट, बेसिकली सर्कुलर पाथ को ऐसे फॉलो करके ये पहुँच गया। लेकिन हमें मतलब क्या है बताओ बच्चों, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कोई पूछे तो हम कहेंगे इनिशियल फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करो, लेकिन यहाँ पर मामला है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स हम इसको काउंट करेंगे, मतलब ये वाला डायमेंशन हमें चाहिए। इस डायमेंशन को पाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो ये पाइथागोरस जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, वो हमारे पास तैयार बैठा है। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस गिवन है L। तो आप ही मुझे बताओ कि ये जो लाल रंग का सुंदर सा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स है, यानी ये वाला जो पार्ट है जो कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, इसे आप क्या कहोगे? इसे कहोगे L इंटू साइन थीटा। मानती इस बात को? बहुत आराम से कहोगे कि भाई वर्क डन बाय दिस फोर्स टिल दैट पोजीशन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट अलोंग द फोर्स, FL इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है FL इंटू साइन थीटा, सेकेंड ऑप्शन है करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक फोर्स गिवन है, एक्ट्स ऑन ए बॉडी दैट गेट्स डिस्प्लेस, ओके। फोर्स डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स, ओके। तो बच्चों यहाँ पे देखो फोर्स क्या गिवन है। फोर्स में अगर आप ये प्रिंटिंग मिस्टेक समझ रहे हो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, गूगली है, ओके। इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि भाई यूनिट वेक्टर नोटेशन में IJK में क्वेश्चन मेकर क्या करते हैं, पहला वाला जो टर्म है वो J का दे देते हैं। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस में क्या होता है कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। लेकिन बच्चों ध्यान रखना इस बात का कि तीनों जो कोएफिशिएंट है वो प्रॉपरली लिखना है। फोर्स आपको बताया गया कि -J, ओके, +2I, ओके, +K। आप इसको ढंग से सजाओ तो मुझे बताओ कि 2I कैप -J कैप +K कैप यही सही रूप है कि नहीं? जबकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है, वो सिंपली I, J और K के फॉर्मेट में है। 3I + 2J
माइनस के। नाउ वेरी सिंपल, वर्क डन मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है भाई, 3 और 2 का प्रोडक्ट होगा 6, उसके बाद जो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा -2, उसके बाद कोफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा -1। तो ओवरऑल कितना हो गया बच्चा लोग? 3। एसआई यूनिट जूल, सब कुछ एसआई में है तो ये भी एसआई में होगा, 3 जूल होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े? आगे हमारे पास है पार्टिकल एक पॉइंट यहाँ से टू अनदर पॉइंट यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है। ओके, वर्क परफॉर्म बाय द वन ऑफ द फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि एकमात्र वही फोर्स लग रहा है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, तो उनमें से एक फोर्स गिवन है। ओके, अब पूछा गया कि इसमें वर्क डन कितना हुआ। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप सभी जानते हो कि अगर मान के चलो x1, y1 और z1 ये पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है x2, y2 और z2। अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ से यहाँ तक हुआ है इन दोनों पॉइंट के बीच, तो हम ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट को लिखते क्या है? लिखते हैं कि भाई x फाइनल माइनस x इनिशियल यानी x2 माइनस x1 आई कैप। उसके बाद हम लिखेंगे y2 माइनस y1 j कैप। उसके बाद हम लिखेंगे z2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल का k कैप। है कि नहीं बच्चों, बताइए। तो यहाँ पर वही कीजिए, देखो इनिशियल पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट क्या है बताओ? इनिशियल पॉइंट है -1, 2 एंड -3, सही है। और फाइनल पॉइंट क्या है बताइए? फाइनल पॉइंट है 1, 3 एंड -1, सही है। अब इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप लिखोगे, डिफरेंस देखो, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए? फाइनल का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल का एक्स कोऑर्डिनेट, बताइए 1 माइनस -1 यानी 2i का हो जाएगा। फाइनल का y माइनस इनिशियल का i प्लस j रह जाएगा, और फाइनल का z -1 माइनस ऑफ 3 यानी +2k क्या हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और सामने फोर्स लिख लो, क्योंकि आपको पता है कि s.f निकालूँ या f.s निकालूँ, कम्यूटेटिव रूल तो सेम ही हो जाएगा। फोर्स आपके सामने है -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट बताओ बच्चों, चाहे s.f निकालो या f.s निकालो, नतीजा वही है। तो 2 - 1 हो गया -2 प्लस 1 3 हो गया 3 एंड देन 6। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से 7 आ रहा है आंसर। 7 जूल शुड बी द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सही आंसर है, सही है ना? 3 प्लस 9 -2, ठीक है, 7 जूल इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया कि फोर्स गिवन है 4i + 2j - k व्हेन पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम यहाँ से टू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी फाइनल पॉइंट ओरिजिन है। वर्क डन बाय द फोर्स इज फाउंड टू बी 0 इन z इक्वल्स टू क्या? तो स्टूडेंट्स ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन है, देखो इनिशियल पॉइंट है 2 - 1 एंड z जो नहीं पता, और फाइनल पॉइंट है ओरिजिन 0 0 और 0। अब आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है, तो बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए? फाइनल पॉइंट 0 0 0 है, ठीक है, तो 0 - 2 यानी -2i कैप। उसके बाद बताओ 0 माइनस ऑफ -1 यानी 1 इंटू j कैप प्लस आप लिखो 0 माइनस z यानी -z इंटू k कैप, सही है। फोर्स कितना है? फोर्स गिवन है 4i + 2j - k, सही है बच्चों। आप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या होगा? -2 और 4 कितने हो गए? -8। j कोफिशिएंट 1 और 2 कितने हो गए? +2। -z और -1 कितना हो गया बच्चों? +z। तो इसको सॉल्व करेंगे तो z का वैल्यू आपको मिलेगा 6। ओके, बिकॉज z एक कोऑर्डिनेट है तो इसको हम लिखेंगे 6 मीटर। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों सेशन में हमने देखो बेसिक्स ऑफ वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी के बारे में हमने समझा, और कुछ बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। उसमें भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन द सेंस की 1 डायमेंशनली वेरिएबल, जिसमें आपको दिखता है कि भाई फोर्स इज गिवन बाय एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन x, और एक होता है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। उस मामले में किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। सो ऑल द बेस्ट।